हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं AKS इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टफनेस को जाना था, जो स्ट्रेन एनर्जीज हैं, उनमें स्ट्रेन एनर्जीज में हमने 3 चीजें जानी थी, दैट इज रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और टफनेस को। तो टफनेस में थोड़ा सा कुछ छूट गया था, तो उसको आज हम लोग कवर करते हैं। तो देखते हैं टफनेस। तो जैसे कि हमने जाना था कि टफनेस क्या होती है, तो देखिए जैसे बात करें टफनेस की, तो टफनेस क्या है? स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि फ्रैक्चर पॉइंट तक जो बॉडी में स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है, उसी को क्या कहा जाता है? टफनेस कहा जाता है। या फिर दूसरे टर्म में देखिए, टफनेस क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसके कारण मटेरियल इंपैक्ट या सडन लोड को सहन करता है, उसी को क्या कहा जाता है? टफनेस कहा जाता है। तो देखिए इसमें एक नोट बनाएंगे और नोट में देखेंगे पहला पॉइंट। तो जैसे कि हमने बात की थी रेजिलियंस की, प्रूफ रेजिलियंस और टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो किसी भी मटेरियल के लिए प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और टफनेस, इन तीनों की ही वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है। परंतु रेजिलियंस की वैल्यू क्या होती है? वेरी करती है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है लोड कितना लगाया गया है। तो जिस हिसाब से लोड लगेगा, उस हिसाब से उस बॉडी में क्या हो रही होगी? स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो रही होगी या स्टोर्ड हो रही होगी। तो कह सकते हैं प्रूफ रेजिलियंस, proof resilience, modulus of resilience and toughness value is always constant for a given material। तो किसी भी गिवन मटेरियल के लिए टफनेस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट में क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ रेजिलियंस is not constant for any given material, is not constant for any given material। किसी भी गिवन मटेरियल के लिए आपकी जो रेजिलियंस की वैल्यू है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। खाली कांस्टेंट क्या रहता है? प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और टफनेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना है, जैसे कि बार इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन। तो देखिए पहली बात, बार क्या होती है? तो इसको हेडिंग डालें बार और उसमें डालते हैं। तो देखिए बार वह कंपोनेंट है जो टेंसाइल लोड को सहन करता है। क्लियर है? बार वह कंपोनेंट है जो टेंसाइल लोड को विदस्टैंड करता है। विदस्टैंड मींस सहन करता है, उसी को क्या कहा जाता है? बार कहा जाता है। द कंपोनेंट which withstand the applied tensile load, जो अप्लाइड टेंसाइल लोड को विदस्टैंड करता है, उसी को क्या कहा जाता है? बार कहा जाता है। तो बार में हमेशा क्या लगता है आपका? टेंसाइल लोड लगता है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? बार कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो देखते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो देखिए जैसे कि हमने स्ट्रेस को जाना था कि स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस हमने बोला था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस की, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या आपका? सिंपली इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का कोई ना कोई एरिया है, मान लेते ए एरिया है, और इसमें हमने क्या किया है? पी लोड एक्सर्ट किया। तो इस पी लोड के कारण इस बॉडी में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रही होगी, IRF, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्ट्रेस की, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब जो पहले का था क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी को कंसीडर किया जाएगा। परंतु कि इस पी लोड के लगाने के बाद क्या इसके एरिया में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट क्रिएट हो रहा होगा? कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा? डिक्रीमेंट क्रिएट हो रहा होगा। परंतु हम तो क्या ले रहे हैं? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन ही एरिया ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ट्रू स्ट्रेस। जानेंगे ट्रू स्ट्रेस को। तो देखिए जैसे कि इसमें हमने पी लोड लगाया, पी लोड लगाने के कुछ देर बाद क्या इसके एरिया में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट क्रिएट हो रहा होगा? मतलब क्या हो रहा होगा? इसका एरिया थोड़ा सा क्या हो गया होगा?
कम हो गया होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इसे जब खींचेंगे तो यहाँ पे एरिया में क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। जैसे कि आपने रबर को खींचा तो रबर में क्या हो जाता है, एरिया में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ रहा है। परंतु हमने तो वैल्यू निकाल लिया ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से ही। जैसे कि मान लेते कि इसका एरिया 5 था, परंतु जब हमने लोड लगाया, लोड लगाने के कुछ देर बाद यहाँ पे जो एरिया हो गया वो 3 हो गया, तो स्ट्रेस की वैल्यू तो ज्यादा आ गई ना। रेजिस्टेंस तो मान लो आपका, अगर यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस 10 का डेवलप हो रहा है, तो जो स्ट्रेस आई वो कितनी आई, 2 की आई। परंतु अगर मान लो कि यहाँ पे जो एरिया है वो 2 हो जाए, एरिया 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो स्ट्रेस 5 है, परंतु हम क्या ले रहे हैं, 2। तो 2 स्ट्रेस ले रहे हैं, परंतु डेवलप तो 5 ही हो रही है। हमारी जो डिजाइनिंग चल रही है एक्चुअल में किससे चल रही है, आपकी 5 से चल रही है, मीन सॉरी 2 स्ट्रेस से चल रही है, परंतु जो बॉडी है, बॉडी में क्या डेवलप हो रही है, आपकी 5 की स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो देखिए जो ट्रू स्ट्रेस होती है इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये तो सही रहेगा, परंतु जो एरिया रहेगा वो इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। मींस उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोड लगा था, उस टाइम पे एरिया कितना है, मींस जब हमने लोड लगाया तो कुछ देर बाद इसमें क्या हुआ, एरिया में डिक्रीमेंट आया, तो उस टाइम के एरिया को लिया जाएगा, मींस उस इंस्टेंट के एरिया को लिया जाएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक्चुअल में हम लोग जो पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, ना कि ट्रू स्ट्रेस। परंतु एक्चुअल में पढ़नी क्या चाहिए थी, ट्रू स्ट्रेस, क्योंकि अगर हम बात करें इन केस ऑफ टेंशन, देखना तो अगर हम बात करें टेंसाइल के केस की, तो देखना टेंसाइल के केस में एरिया में क्या आ गया, डिक्रीमेंट। मान लो पहले एरिया था 5 और जो लोड था, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा था वो कितना का हो रहा था, 10 का डेवलप हो रहा था। तो यहां से जो स्ट्रेस की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परंतु अगर हम बात करें कुछ देर बाद यहां पे एरिया में क्या है, डिक्रीमेंट हो गया। मान लेते कि एरिया कितना हो गया, 2, तो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो तो कितना ही डेवलप होगा, 10 ही डेवलप होगा। तो यहां से जो स्ट्रेस आई आपकी वो कितनी आई, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बॉडी में क्या हो गया है, ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गया है, परंतु हम लोग तो मान रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, मींस क्या है, उसमें ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, परंतु हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें कम स्ट्रेस लग रहा है, तो बॉडी क्या होगी, इजीली फेल हो जाएगी ना। हम लोग उसके क्या करते रहेंगे, और लोड लगाते रहेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बॉडी फेल हो जाएगी। तो जब भी हम बात करते हैं टेंसाइल के केस में, तो टेंसाइल के केस में जो स्ट्रेस होती है वो ट्रू स्ट्रेस हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। तो हम कह सकते हैं कि ट्रू स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन की केस की, कंप्रेशन के केस की, तो देखिए कंप्रेशन के केस में अगर हम बात करें तो एरिया मान लो पहले था 5, तो सेम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कितना आपका 10, तो स्ट्रेस कितनी आई, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में क्या होगा, कुछ देर बाद जब हम कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो कुछ देर बाद जो एरिया है वो उसमें क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा। एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। मान लेते कि एरिया हो गया 10, एरिया कितना हो गया 10, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तो सेम ही डेवलप्ड होगा, कितना होगा 10 का, तो सिग्मा कितना आ गया आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस केस में तो आपकी ट्रू स्ट्रेस कम है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, ज्यादा। तो इसको याद रखना, हमेशा दिमाग में डाले रखना कि जो टेंसाइल के केस में ट्रू स्ट्रेस हमेशा ज्यादा होती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमेशा क्या होती है, कम होती है। अगर बात करें कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है वो क्या होती है, कम होती है, और जो ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो ट्रू स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो कह सकते हैं कि ट्रू स्ट्रेस इज लेस देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, होप आपको क्लियर होगा कि जब भी इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करेंगे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को, तो उसे कहेंगे ट्रू स्ट्रेस। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया मींस ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसे कहेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन मींस जो इंजीनियर्स के द्वारा यूज कर रहे हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस। परंतु जो ट्रू है मींस जो वास्तविक में है, एक्चुअल में जो है, उन्हें कहेंगे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करें, सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करें, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर ए, मींस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये तो सिंपल क्या आ गया आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेन। परंतु अगर हम बात करें, मान लो कि मैंने किसी कंपोनेंट में एक पी लोड लगाया और इस पी लोड के कारण इस बॉडी में कोई ना कोई चेंज आया, मान लो डेल्टा एल का चेंज आया, तो क्या ये डेल्टा एल का जो चेंज आया है वो एकदम से आ जाएगा, जैसे ही मैंने पी लोड लगाया एकदम से क्या होगी, बॉडी का डेल्टा एल गिर जाएगी? ऐसा तो होने वाला नहीं है। मान लो ये डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो पहले जब ये पी लोड लगाया होगा तो ये पी लोड लगाने पे क्या हुआ होगा, इस बॉडी में कुछ हल्का हल्का सा इंक्रीमेंट हुआ होगा, जैसे कि मान लो पहले 1 का हुआ होगा, फिर नेक्स्ट में 1 का हुआ होगा,
फिर नेक्स्ट में 1 का हुआ होगा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। परंतु हम तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि पी लोड लगा और एकदम से इंक्रीमेंट कितना आ गया, डेल्टा एल का आ गया, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रू स्ट्रेन को पढ़ते हैं कि ट्रू स्ट्रेन एक्चुअल में होती क्या। देखिए हमने एक कंपोनेंट लिया और इस कंपोनेंट में पी लोड लगाया और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें जो इंक्रीमेंट आया कितने का है, डेल्टा एल का इंक्रीमेंट आया। इसकी कोई ना कोई लंबाई थी, मान लो इसकी लंबाई एल लंबाई है। इस पी लोड लगाने के कुछ देर बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट जो आया बहुत ही कम इंक्रीमेंट आया, मान लेते हैं डी एल का इंक्रीमेंट आया। तो अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एल ओवर एल। तो ये तो क्या हो गया, हमारा काफी कम इलॉन्गेशन हुआ है और जो लेंथ हो गया ओरिजिनल लेंथ, परंतु हमें डेल्टा एल तक जाना है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 0, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल। यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल। तो ये जो स्ट्रेन मिला है मुझे वो काफी छोटा स्ट्रेन मिला है, तो डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी एल ओवर एल। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं 0 टू एल प्लस डेल्टा एल लिमिट तक, हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा एल प्लस एल डी एल ओवर एल। तो ये क्या बताएगा, एप्सिलॉन दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू डी एल ओवर एल, 1 अपॉन एल का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, लॉग एल, क्या हो जाएगा, लॉग एल 0 टू डेल्टा एल प्लस एल। तो देखिए जो यहां पे है डेल्टा एल प्लस एल, तो लिमिट हमें लेनी है एल से एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि देखो यहां पे जो लंबाई है वो कितनी है, एल है, और यहां पे जो लंबाई है वो कितनी है, एल प्लस डेल्टा एल लंबाई है। तो हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो एल से डेल्टा एल प्लस एल या एल प्लस डेल्टा एल तक। तो यहाँ पे डेल्टा एल प्लस एल है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल। तो देखो सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लॉग। तो देखिए एल की जगह क्या लिख देंगे, एल प्लस डेल्टा एल, और फिर क्या हो जाएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा लॉग एल। तो देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बनेगा, लॉग ए अपॉन बी। तो यहां से देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस डेल्टा एल ओवर एल। हमने क्या किया, लेंथ से इसको इनकाउंटर कर दिया, ऐड कर दिया, 1 प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एल ओवर एल। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका इंजीनियरिंग स्ट्रिंग, सॉरी इसी को क्या कहा जाता है, आपका ट्रू स्ट्रिंग इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस डेल्टा एल ओवर। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेन आई है वो इतनी आई है, परंतु हम लोग पहले जो बात कर रहे थे वो कैसी थी, इंजीनियरिंग स्ट्रेन थी। तो देखो इसको, इस डेल्टा एल ओवर एल को क्या कहा सकता है, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस, क्या इसे इंजीनियरिंग स्ट्रेन कह सकते हैं। तो होप आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जाने तो क्या है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक बाइक है और उस बाइक में बोला गया है कि मान लो उसमें वजन कितना डालना है, 150 का वजन डालना, परंतु मान लो कि मैंने क्या किया, उसमें 100 का ही वजन डाला। अब क्या हुआ, एकदम से बाइक क्या हुई, एकदम गड्ढे में गई, मीन्स उस बाइक में क्या लगा, एकदम से इंपैक्ट लोड लगा और वो क्या हो गया, 2 गुना। तो उसकी स्ट्रेंथ तो थी कितनी, 150 की, और मैंने उसमें लोड रखा था कितने का, 100 का। अब क्या हुआ, एकदम से इंपैक्ट लोड लगा तो दुगना हो गया, कितना लग गया, 200। क्या वो बाइक जो फेल हो जाएगी, वो फेल होने वाली नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी किसी चीज की डिजाइनिंग की जाती है तो उसी डिजाइनिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं, उस बॉडी में क्या करते हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम, मींस एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि मान लो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी की थी, 150 की थी, परंतु अगर एक्चुअल में देखा जाए वो आपको नहीं पता होगा, वो किसको पता होगा, जो डिजाइनर होगा उसी को पता होगा कि मैंने इसमें एक्चुअल में स्ट्रेंथ कितनी रखी है। तो जो उसमें 150 की स्ट्रेंथ थी, एक्चुअल में कितनी है, 300 की स्ट्रेंथ है। उसने क्या किया, उसकी दुगनी स्ट्रेंथ को उसमें डाल दिया है, मींस उसमें जो स्ट्रेंथ है वो 300 की है, परंतु उसको जो कस्टमर है, कस्टमर को बोला जा रहा है कि वो क्या करे, 150 का वजन ही डाले, क्योंकि दोगुना लोड अगर पड़ जाता है, इंपैक्ट लोड अगर पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं सेफ कंडीशन के अंदर ही है। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दूसरे नाम से इसे कहा जाता है फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस।
तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक रेशियो है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। इस वर्किंग स्ट्रेस को दूसरे नाम से परमिसिबल स्ट्रेस भी कहा जाता है। मींस कितना हमने उसमें परमिशन दिया है स्ट्रेस में, या फिर दूसरे नाम से कहा जाता है नॉमिनल स्ट्रेस। तो ये तीनों ही नाम इसी के हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस। तो जैसे कि मैंने बोला कि उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस वह पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जहां तक बॉडी बिना फेलियर के मैक्सिमम स्ट्रेस को विदस्टैंड कर सकती है, उसी को क्या कहा जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। तो मैंने बोला मान लो कि इस बॉडी में 300 की स्ट्रेंथ थी, एकदम क्या किया हमने, इस बॉडी में 300 की स्ट्रेंथ आ गई थी, मींस ये क्या है अल्टीमेट है। परंतु मैंने जो कस्टमर से बोला वो कितना बोला कि आपको वर्क जो करना है कितने तक करना है, 100 तक करना है। तो ये क्या होगी, वर्किंग होगी, मतलब जो हमारी बॉडी है वो वर्क कहां तक करेगी, 100 तक करेगी। तो अगर मैं देखूं कि यहां पे कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो कितनी दिख रही है, 3। तो 3 गुना क्या है, ज्यादा स्ट्रेंथ है। मतलब मैंने बोला कि ये 100 इसकी स्ट्रेंथ है। मतलब जो अगर मैं डिजाइनर हूं, मान लो मैंने क्या एक बाइक को डिजाइन किया, मैंने बोला कि इस बाइक को आपको क्या करना है, लोड जो डालना है वो कितना डालना है, बस 100 kg लोड डालना है। परंतु जो मटेरियल, जो बाइक है, बाइक के मटेरियल को मैंने इतना स्ट्रेंथ बनाया कि उसमें जो वेट है वो 300 kg तक जा सके। तो मैंने जो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी, मतलब उस मटेरियल में जो सेफ्टी दी है वो कितनी है, 3 गुना ज्यादा। तो उसी को क्या कहा जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं कि जो वर्किंग स्ट्रेस है वो कितने गुना ज्यादा है किसके, अल्टीमेट स्ट्रेस के। सॉरी, जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो वर्किंग स्ट्रेस से कितने गुना ज्यादा है, उसी को क्या कहा जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, या दूसरे वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस is how much time the working stress। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो कितने गुना ज्यादा है आपका वर्किंग स्ट्रेस से, उसी को क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक प्रेशर कुकर है, वो प्रेशर कुकर जनरली 2 बार पे ऑपरेट होता है, 2 से 3 बार पे ऑपरेट होता है। परंतु अगर देखा जाए तो क्या उसको डिजाइन करते वक्त उसमें 2 से 3 बार तक की ही मटेरियल की स्ट्रेंथ दी गई होगी, तो उसको क्या किया गया होगा, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस सहन करने की क्षमता दी गई होगी। तो मान लो उसमें 6 बार तक का क्या है हमारे पास, मींस 6 बार तक के प्रेशर को वो सहन कर सकता है। मतलब उसकी वर्किंग जो है वो कितने तक की है, 2 बार की है, परंतु उसमें जो स्ट्रेस सहन करने की जो क्षमता दी गई है वो कितनी दी गई है, 6 बार तक की दी गई है। मतलब उसमें कितनी गुना हमने दे रखी है, 3 गुना फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी गई। तो ज्यादातर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्चुअल में वो 2 से ऊपर ही रखी जाती है, हमेशा 2 गुना से ऊपर ही रखी जाती है। और देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दूसरी चीज पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल को यूज कहां पे किया जा रहा है। अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है तो स्टेशनरी बॉडी में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा तो नहीं देंगे ना। जैसे कि मान लो मैंने एक टॉय क्रिएट करना है, और एक टॉय को अगर मैंने प्रोड्यूस करना है, तो अगर मैंने उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 गुना दे दी, वो स्ट्रेंथ तो है परंतु उधर काम तो नहीं है ना, वो एकदम ब्रेक तो होगा नहीं। तो वहां पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इतना नहीं देंगे, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। तो सेम यहां पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी गई है 3 गुना दी गई है। तो अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो नोट डालेंगे, एक नोट में देखेंगे तो देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस क्या हमेशा वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा ही होगी। तो क्या जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। और ज्यादातर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 2 से ज्यादा या 2 तक रखी जाती है, या कह सकते हैं 1 से ज्यादा है 1 तक रखी। 1 तो नहीं रखेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 कभी नहीं रखी जाएगी, 1 से क्या रखी जाएगी, ज्यादा ही रखी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 2 से ज्यादा ही रखी जाएगी, या फिर 2 के बराबर ही रहेगी। यहाँ तक हमारी जो बॉडी है वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कभी इंपैक्ट लोड लग रहा है, तो इंपैक्ट लोड जब भी लगेगा तो वो क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, सिंपल से एक रेशियो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस है। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है, वह मैक्सिमम स्ट्रेस जिसे बॉडी बिना फेलियर के विदस्टैंड करती है, उसी को क्या कहता है अल्टीमेट स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस बॉडी जिस स्ट्रेस पे वर्क कर रही है, या फिर कह सकते हैं बिना इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सॉरी बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुए बॉडी में कितना स्ट्रेस लगाया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, वर्किंग स्ट्रेस कहा जाता है। तो देखिए जैसे कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं सिग्मा और एप्सिलॉन ग्राफ को,
तो ये हमारा कोई माइल्ड स्टील का ग्राफ था, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना है। तो ये था अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस एक्चुअल में यहां तक ली जा सकती है, या फिर कह सकते हैं इलास्टिक लिमिट तक ली जा सकती है। ये क्या है? इलास्टिक लिमिट। ये क्या है? यील्ड। तो जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस होती है वो कैसी रहेगी? इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट तक रहेगी। किसी किसी केस में यील्ड पॉइंट तक भी ली जाती है। तो इलास्टिक लिमिट तक क्या है? बॉडी में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो वर्किंग स्ट्रेस है उसको हमेशा इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो हमारे लिए वो बॉडी फेल हो चुकी है। परंतु अगर बात करें अल्टीमेट स्ट्रेस की, तो अल्टीमेट स्ट्रेस तो यहां तक रखी जाएगी क्योंकि बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेस तो यहीं तक विथस्टैंड हो पा रही है। तो मतलब उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब बॉडी फेल होगी एक्चुअल में, जब वो दो पार्ट में ब्रेक होगी या फिर उसके बीच में क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, तब क्या होगी? वो बॉडी फेल होगी। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो यहाँ पे होगी, और जो वर्किंग स्ट्रेस है वो कहाँ है? इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, या इलास्टिक लिमिट, या कभी कभी क्या लिया जाता है? यील्ड पॉइंट तक भी लिया जाता है। तो होप आपको ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइजन्स रेशियो। तो देखिए पॉइजन्स रेशियो जिसे हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में एक पी लोड लगा। तो देखिए जब ये पी लोड लगेगा तो इस बॉडी में क्या होगा? लेंथ में कोई ना कोई इंक्रीमेंट आने वाला है। जैसे कि मैंने बोला, मान लो इसकी लंबाई है एल और इसमें इंक्रीमेंट जो है वो कितने का है? डेल्टा एल का इंक्रीमेंट। तो क्या इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट आएगा? क्या अगर मैं देखूं इसकी लेटरल डायरेक्शन जो कि ये है, मान लो ये एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस के लेटरल डायरेक्शन में क्या डिक्रीमेंट क्रिएट होने वाला है? मतलब इसका एरिया क्या हो रहा होगा? हल्का सा कंप्रेस हो रहा होगा। तो यहां पे देखो कि यहां पे क्या हुआ कि जो लेंथ है वो लेंथ तो बढ़ी, उसके बिहाफ में उसके साथ साथ क्या हुआ? आपका जो एरिया है उसमें भी क्या आया? कुछ कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट। मान लेते हैं डी वाई या डेल्टा वाई दोनों साइड। तो अगर हम बात करें पॉइजन्स रेशियो की, तो पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन किसको करेंगे? जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन क्रिएट हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? म्यू इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहा जाता है? पॉइजन्स रेशियो कहा जाता है। अब देखो नोट में समझेंगे, क्या जो लेटरल स्ट्रेन है वो हमेशा लीनियर स्ट्रेन के कंपैरिजन में क्या होने वाली है? कमी होने वाली है। वो कभी भी ज्यादा नहीं आएगी, वो हमेशा क्या होगी? कम होगी। ये नहीं कि एरिया में डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो गया और लेंथ में डिक्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो हमेशा जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन जो है वो हमेशा क्या होगी? कम होगी। किससे? लीनियर स्ट्रेन से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही रहेगी? क्यों? क्योंकि लेटरल स्ट्रेन क्या है? कम है। तो लेटरल स्ट्रेन कम है तो नीचे का पोर्शन क्या है? ज्यादा है, तो ऊपर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? कम ही आने वाली। तो जो लेटरल स्ट्रेन होती है वो हमेशा लीनियर स्ट्रेन से क्या होती है? कम होती है। इसलिए म्यू की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से कम होती है। तो देखिए फिर पूछा जाता है कि म्यू की वैल्यू थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कैसे वेरी कर रही है, तो इसको भी जान लेते हैं। थ्योरेटिकली, तो जो थ्योरेटिकली है वो म्यू की वैल्यू -1 से 0 तक वेरी करती है, सॉरी 0.5 तक वेरी करती है। -1 से 0.5 तक। अगर बात करें प्रैक्टिकली, तो देखिए प्रैक्टिकली म्यू की वैल्यू 0 से 0.5 तक वेरी करती है। तो दोनों वैल्यू को ध्यान रखना। अब देखो 0 किसका है? म्यू की वैल्यू अगर 0 दी है तो है कॉर्क। कॉर्क की जो वैल्यू है 0 होती है। 0 का कहने का मतलब है उसकी जो लेटरल मींस उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता। कॉर्क क्या है? रिजिड मटेरियल कंसीडर किया जाता है, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं। तो जो भी रिजिड मटेरियल्स होता है उनका जो डिफॉर्मेशन होता है वो 0 होता है। दैट मींस डिफॉर्मेशन 0 मतलब जो लीनियर स्ट्रेन है वो क्या होगी? 0। या फिर कह सकते हैं कि लेटरल स्ट्रेन अगर 0 हो जाए तब भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर है म्यू इज इक्वल टू 0.5। म्यू इज इक्वल टू 0 किसका होता है? कॉर्क का। और म्यू इज इक्वल टू 0.5 किसका होता है? रबर का। तो रबर क्या है? हाईली प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट म्यू इज इक्वल टू 0.20 0 मींस 200 या 0.2 ये होता है आपका कंक्रीट और कास्ट आयरन का। तो बाकी और कुछ मटेरियल्स के आप लोग जानते हैं। अब देखिए म्यू नेगेटिव किन का होता है? जैसे कि आपका स्पंज है, नेगेटिव मींस क्या होता है कि अगर लीनियर स्ट्रेन में मान लो ये इंक्रीमेंट आ रहा है
तो जो लेटरल डायमेंशन है उसमें इंक्रीमेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी इंक्रीमेंट चल रहा है तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे भी डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको किसमें ले जाएगा, आपका लेटरल क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट है और ये फूलने लगा, मीन स्ट्रेच करने में अगर ये फूलने लगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव में। जैसे कि स्पंज है, एम्पेराफिन है, तो ये क्या होता है, हमारे नेगेटिव म्यू होता है। तो होप आपको म्यू समझ में आएगा कि पॉइजन रेशियो क्या है, एक रेशियो है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन का। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ रिलेशंस है बिटवीन ई जी के म्यू। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक रिलेशन बिटवीन ई जी के म्यू। तो E is the Young's modulus, G is the shear modulus, K is the bulk modulus, म्यू is the Poisson's ratio। तो रिलेशन काफी पूछा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको रिलेशन याद रखना है, पहला रिलेशन है ई जी और म्यू में। फर्स्ट रिलेशन है हमारा ई जी म्यू में। तो देखिए E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये हमारा पहला रिलेशन है ई जी और म्यू में। बाकी आपको जी निकालना है तो ये सफल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ई के म्यू में। तो देखिए ई के म्यू में रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड रिलेशन हो गया ई की म्यू में। अब इन दोनों को जब हम सेम करेंगे तो देखो क्या E के बदले ये भी लिखा जा सकता है, E के बदले ये भी लिखा जा सकता है। तो देखो तो हम क्या कह सकते हैं 2G 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2। तो यहां से एक रिलेशन आएगा, ये रिलेशन तीनों के लिए वैलिड है। ये किसके लिए है, सॉरी चारों के लिए वैलिड है, ई जी के में, सॉरी ई जी के में है। तो ये रिलेशन जो है वो किसमें है, ई जी के में। तो E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी। तो ये तीनों ही रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि किसी भी कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। तो इसे इंपॉर्टेंट डाल लें, और ये तीनों रिलेशन आते ही आते हैं, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस का हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, और E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी। आप इसको कंपेयर करके कर सकते हैं। देखो म्यू से म्यू कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, E जी के म्यू में यहाँ से रिलेशन आपको पता लग जाएगा। तो पहले आपको देखो म्यू को कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने E को कॉमन कर दिया था। तो आपको क्या करना है, इस म्यू को निकाल के यहाँ से और फिर कॉमन करके फिर ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा कोई डेरिवेशन देखने का कोई मकसद नहीं है। मेन क्या है, हमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि 9kg अपॉन 3K प्लस जी किसके बराबर होता है, E के बराबर। अब इसमें क्या होता है, K की वैल्यू दी होती है, G की वैल्यू दी होती है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अब पूछता है कि इनकी वैल्यू जो कहाँ से वैल्यू वेरी कर रही है। तो जैसे कि हमने बात की थी E की, तो E इज इक्वल टू 2G, नोट में डाल दें इसे, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो ये पहला है हमारा रिलेशन। तो देखिए म्यू की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, म्यू 0 से लेके 0.5 यहीं तक वेरी करती है। अब देखिए E की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, अगर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2G, अगर 0 रख दिया तो क्या बन जाएगा खाली 2G। अगर मैं बात करूं यहां पे मैंने क्या किया, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 0.5, तो ये क्या होगा 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये 2G से कहां तक वेरी करता है, E की वैल्यू 3G तक वेरी करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि E की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, तो 2G से 3G। फिर अगर पूछे इस केस में K के टर्म में, तो E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2। सेम इसकी वैल्यू 0 से 0.5 तक वेरी करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 रखेंगे तो टर्म 0, तो क्या बन गया 3K से। फिर अगर हम बात करें E की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, अगर इसमें 0.5 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो ये क्या हो गया 0। क्या कह सकते हैं 3K से 0 या 0 से 3K तक वेरी कर रहा है E की वैल्यू K के टर्म में। अगर आपसे पूछे G की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, तो G इज इक्वल टू देखो E अपॉन 2, और यहां से क्या निकल के आएगा E अपॉन 3।
तो जी की वैल्यू E/2 से E/3 तक वेरी करती है। अगर आपसे पूछा जाए के टर्म में, के की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, तो E/3 से क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई ई। अगर मैं इसे 0 इंटू के ले लूं, बात देखिए, तो के की वैल्यू क्या रहेगी 0 डिवाइडेड बाई ई। किसी भी चीज को ई 0 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा इन्फिनिटी। तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रही है E/3 से इन्फिनिटी तक। बस इन वैल्यूज को आप ध्यान रख लो, कंपटीशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कहां से कहां तक वेरी कर रही है और जो रिलेशन हो क्या है, इन तीनों रिलेशन को याद रख लो और इनकी वैल्यू कहां से वेरी कर रही है। नहीं याद होता है, बस आपको ये याद रखना है कि पॉइजन रेशियो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है और उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं इजिली इन वैल्यूज को। तो होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो जिससे हम लोग उन सभी डाउट्स को क्या कर लें, क्लियर कर लेंगे आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।